हेलो, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई सब लोग? ऑल गुड? प्रतीक, अरमान दिलो, शीतल, सुमन मालवीय, आयुषी, अंकित, नीतिश्री, आरिशु, कोमल, विनीता। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ यार। प्रताप कुमार, क्या बात है तुम लोगों का? जैसे से मतलब सिलेबस आगे बढ़ता रहता है डाउन, मतलब वो क्या बोलते हैं, जोश कम होता चला जाता है क्या? आफताब, सुमन, रोहित, चेतना सिंह, सॉरी चेतन, चेतना, हाँ चेतना सिंह, सॉरी, अनुष्का, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले इधर बैच आगे बढ़ रहा है, उधर से तुम्हारा जोश नीचे आता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने, ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है। मैं 6 से 7 महीने तब कह रहा हूं जब तुम लोग केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो एफ कैट और सीडीएस जैसे एग्जाम पर, तब 6 से 7 महीने की कह रहा हूं मैं तुमसे। अदरवाइज वैसे अगर देखोगे तो साल साल भर कंसिस्टेंसी रखोगे तब तुमको वो दिखेगा। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही एक्चुअल में नाम ही डिसिप्लिन है। तो विद डिसिप्लिन मैनर अगर आप चीजों को करके चलोगे तभी ये चीजें होंगी, समझे? चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली आज की क्लास हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द टुडेज क्लास, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग पढ़ तो जरूर बहुत कुछ रहे हैं, एक चीज ईमानदारी से तुम लोग ये बताना भी, खैर अभी तक हम लोग पोस्ट गुप्ता एरा एंड अर्ली मेडिवल पीरियड देख चुके हैं, एंड आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, कल पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। मुझे एक चीज ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो कि एफकेट के साथ साथ सीडीएस का भी एग्जाम देंगे? ये तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एफकेट और सीडीएस दोनों के बैचेस ले रखे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों के बैचेस ले रखे हैं? अगर आपने दोनों के बैचेस ले रखे हैं तो अगर आप लोग वहां पर भी हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, पॉलिटी पढ़ रहे होगे, तो तुमको एक चीज का अंदाजा लग गया होगा, काफी हद तक वही सारी चीजें जो मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ तुम लोगों को, है ना? काफी हद तक तुमको चीजें सिमिलर नजर आ रही होंगी, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं नजर आएगा तुमको, है ना? तुमको ऑलमोस्ट सब कुछ वही लगेगा जो सीडीएस की क्लास में चल रहा होगा, ठीक है, एंड तुम्हें एफकेट में भी सेम वही चीज मिल रही होगी, ओनली फॉर एफकेट। चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, दोनों देना, और अगर बैच ले रखा है तो, अगर बैच ले रखा है तो, कई बच्चे होते हैं ना दोनों बैच ले लेते हैं। मोनिका सिंह, सुमंत, ओके, ओनली एफकेट वाले, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इनकेस देखो, अगर तुम देखोगे ना तो सीडीएस में भी अगर तुम लोग पढ़ोगे, सीडीएस का भी अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें काफी सारी चीजें बिल्कुल लगभग लगभग वैसी ही मिलेंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगी। पर फर्क क्या है, एफकेट जो है वो कंप्लीटली फैक्ट पूछता है, ध्यान रखना। ये मैं बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कल एक बच्चे ने बहुत सीरियसली मेरे से ये बात पूछी कि सर मैंने पूरे के पूरे पीवाईक्यू चेक किया, सब कुछ देखा, कुछ सालों से तो एफकेट बिल्कुल भी फोकस ही नहीं कर रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो हम लोग एग्जाम में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये कैसे डिफाइन करें? देखो, यही चीज मैं तुमको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। भले ही एफकेट वाला जो पार्ट है, ये जो एफकेट है, ये केवल और केवल आपसे फैक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, पर उन फैक्ट से कहीं ना कहीं आपका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग बनता है ना? और जितना मैं पढ़ा रहा हूं 101% है। एफकेट तो आप तुम निकाल ही लोगे, एफकेट के साथ साथ सीडीएस में भी आराम से फोल्ड कराओगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बस ये तुम्हें प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी।
CAPF भी है तो बहुत अच्छी बात है कनिष्का, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, मैं बस इतना कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि एफकेट के साथ साथ तुमको CDS में जब तुम देने जाओगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है। कुछ मत करो, सिर्फ एफकेट और CDS की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। एफकेट में एक चीज ध्यान रखना, जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी उसका फैक्ट वाला पार्ट, फैक्ट प्लस स्टैटिक जीके वाला पार्ट, एज वेल एज प्लस करंट अफेयर वाला पार्ट। अगर तुमने ये पार्ट अच्छे से कवर कर लिए, अगर तुमने ये पार्ट अच्छे से कवर कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाई, तुम्हें जीके में कोई नहीं हरा पाएगा। अगर तुमने इन पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया तो लिटरली मैं बता रहा हूं, तुम कुछ भी कर लो, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, तुम चाह कर भी मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, ये सोचोगे ना यार जीएस तो मुझे आती नहीं, ये सोच कर भी ना तुम कम से कम कुछ नहीं तो 50% क्वेश्चन करके आओगे। पर ईमानदारी से इन चीजों को कवर करना पड़ेगा, जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के फैक्ट हैं वो, प्लस स्ट्रेटेजी के, प्लस करंट अफेयर। तुम में से ही किसी ने क्वेश्चन करके मेरे से पूछा था तो उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। मत करो बहुत ज्यादा मेहनत, ठीक है। आपको अपने लिए खुद से क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्लान डिसाइड करना पड़ेगा भाई, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको पढ़ के मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, कौन कौन सी वो पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना जरूरी है, उन सारी चीजों को कवर करो। अब ऐसा नहीं स्टैटिक हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाएंगे, पर मेनली अगर तुम नोटिस करोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये इतना बड़ा पार्ट है कि लिटरली इतने छोटे से मतलब 5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, सिलेबस इज अ सिलेबस, सिलेबस अपनी जगह तो कवर तो करना ही है। क्या पता है एफकेट का कब मूड बदल जाए, कब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दे, तो इसलिए आपको आना जरूरी है, हर चीज का आना जरूरी है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, और कोई यहाँ पे बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बाकी हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 101% है, तुम CDS में कुछ नहीं करोगे तो कम से कम 45 से 50% क्वेश्चन हिट करोगे। ध्यान से समझना, 45 से लेकर 50% क्वेश्चन तक तुम आराम से हिट करके आओगे, मेरी गारंटी है इस चीज की। बस एक चीज मैंने जो तुमसे कही वो क्या है, जितना हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट, बस प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बस और कुछ नहीं मैं तुमसे कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। मैंने शायद अगर कोई रिक्वेस्ट की है तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए की है, कि जितना हो सकता है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो बस। चलो अब फाइनली पढ़ लेते हैं ये सारी बातें अलग। आज का टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत। जो लोग बच्चे नए आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज हो गई क्लियर कि उनको पता चल गया क्या करना है, और बाकी आगे पता चलता रहेगा। फाइनली हम लोगों ने कल की क्लास में एक पॉइंट देखा था, वो था इस्लामिक इन्वेजन वाला। इस्लामिक इन्वेजन में आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि इनिशियल शुरुआत में सबसे पहला जो अटैक था वो किसका था, वो अरब्स का था। अरब में अगर हम लोग बात करते हैं तो किसका था, मोहम्मद बिन कासिम का। किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। अरब के बाद फाइनली फिर कौन आते हैं, टर्किश आते हैं। कौन आते हैं, टर्किश आते हैं। टर्किश में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आए, महमूद गजनवी आता है, ठीक है। भले ही है ये टर्किश, बट एक्चुअल में ये कहां से है, ये जिस जगह से है उस जगह का नाम क्या है, गजनी, जो कि अफगानिस्तान में कहां पर है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, अरे चल भाई क्यों हो रहा है ये गड़बड़, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को लेकर अगर बात करेंगे तो ये भी सेम गजनी वाले रीजन से आया था, ठीक है। एंड फाइनली इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश होते हैं, कि कौन सा सबसे पहले, टर्किश एम्पायर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसी के जो स्लेव थे वो आते हैं। कौन आते हैं, इसके स्लेव्स आते हैं। अब ये स्लेव भी जो थे वो कहाँ से आए थे, टर्की से आए थे, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत है नहीं,
दे आर द टर्किश। एंड फाइनली इसी एम्पायर में आगे चलकर कौन आते हैं? अफगान आते हैं। कौन आते हैं? अफगान आते हैं। अफगान में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन आएंगे? लोधी। कौन आएंगे? लोधी। तो ये क्या है? पूरा का पूरा सीक्वेंस है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फाइनली अगर अफगान के बाद बात करेंगे तो यहाँ पे कौन आएंगे? आगे चलकर मुगल्स आएंगे। कौन आएंगे? मुगल्स। तो ये सबके सबको अगर हम लोग देखें तो कौन है? सारे के सारे इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ था इंडिया में उसको लेकर बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा जोर से बोलूं? आवाज कम लग रही है क्या? हाँ भाई, आवाज कम लग रही है? एफकेट के सिलेबस से सीडीएस क्लियर हो सकता है। सीडीएस क्लियर होने का तो नहीं कह रहा, पर हाँ काफी सारा पार्ट तुम्हारा कवर हो सकता है, ये चीज की गारंटी है। क्लियर है? क्लियर है मैडम? हाँ भाई, और किसी को लग रही है कि आवाज कम? ऑल क्लियर? रिया मैडम आपको क्लियर हो गया? तो फाइनली ये एक सीक्वेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। अगर हम लोग देखें तो आता है हमारा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव एम्पायर। स्लेव के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबन, जिन लोगों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा हमको डीप जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कौन? खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में हमारे सामने आता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी में बात करेंगे तो खिज्र खां एंड आलम खां। वैसे ये एम्पायर पूछेगा भी नहीं, इस एम्पायर को तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। फिर आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में बात करेंगे तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। तो ये एक एम्पायर जिसको आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इनका पढ़ा नहीं है, इसलिए आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। बाकी आपके लिए पढ़ने जरूरी है, मैंडेटरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अच्छा, एक कल शॉर्टकट बताया था, कौन सा शॉर्टकट बताया था? कितने लोगों को याद है? एक शॉर्टकट बताया था कल आप लोगों को। हाँ भाई, एक शॉर्टकट बताया था, कौन सा था शॉर्टकट? एक सेंटेंस बोला था याद करने के लिए, क्या था याद है? एक शॉर्टकट बताया था, कौन सा? गुड़ खा तसले में, है ना? वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा, अभी करवाता हूँ वॉइस से। बच्चों को वॉइस की दिक्कत आ रही है भाई। तो गुड़ से मैंने क्या बताया था तुमको? गुलाम वंश। गुलाम मतलब बोले तो स्लेव। तो जिन लोगों को हिंदी में याद रखना है वो लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो गुलाम। ठीक है, स्लेव, दास। फिर खा से आता है कौन सा? खिलजी। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो खिलजी। ठीक है, उसके बाद आता है ता, तुगलक। उसके बाद आता है क्या? सा से सैयद। थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना चाहे तो, थोड़ा सा कर दो फिर भी यार। है ज्यादा ही है? दिखाना एक बार। अब आवाज सही आ रही है सबको? हाँ भाई, अगर चलो, नहीं दो लोग थे ना, एक ईशा मैडम को भी दिक्कत हो रही थी। अब सही है? देखो मेरी आवाज ना इतनी तेज है, फिर ना वो एकदम तुम्हें पता नहीं है, बहुत दिक्कत होगी। गुलाब खिला तो सुगंध लो। अब यार देखो बहुत सारे बन सकते हैं,
लोग बहुत कुछ बना देते हैं, पर फिलहाल मैं वैसे शॉर्टकट कभी बताता नहीं, ना ही मैंने कभी बताया है, बट ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। लोधी, ठीक है। तो फाइनली हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे हमने बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करें, देखो टाइम पीरियड वो सारी बातें आपने पीछे लिख ली हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, आप इतना भी याद करोगे तो आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि भाई स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी, खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक थी, तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक है, सैयद डायनेस्टी कब से कब है, लोधी डायनेस्टी कब से कब तक है। अगर आपने इतना भी याद किया तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जब भी आप किसी एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि यार आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने यही किया है, हर एक एम्पायर को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके इस तरह से देखा है। तो सेम वो चीज़ हमने यहाँ पर भी कर लिया, हर एक डायनेस्टी को क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग, ताकि हमें समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो अगर तुम इतना भी याद करते हो, इतनी चीज़ भी याद करते हो, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, माइंड में एक ना, माइंड के अंदर माइंड मैप बन जाएगा तुम्हारे। तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पर किसके बारे में कहाँ बात हो रही है, कौन किस डायनेस्टी से आया है, ईजी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कौन आता है, सबसे पहला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या था, ये खुद भी एक स्लेव था। किसका स्लेव था, गौरी का स्लेव था। किसका स्लेव था, गौरी का स्लेव था। गौरी के साथ ही इंडिया में आया था। किसके साथ आया था, गौरी के साथ इंडिया में आया था 1192 में। तराइन की सेकंड बैटल में इसने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तराइन की सेकंड बैटल में इसने भी क्या किया है, पार्टिसिपेट किया था। ठीक। फाइनली जब यहाँ पे गौरी की डेथ होती है, गौरी की डेथ के बाद ये क्या करता है, ऐबक फाइनली अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट रूलर स्टेब्लिश करता है। जब अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट रूलर स्टेब्लिश करता है, तो उस टाइम पर ये क्या करता है, ये दो लोगों को हराता है। एक याकूत और एक याल्दोस नाम के दो व्यक्ति थे। ये दोनों भी क्या थे, गौरी के स्लेव थे। ये दोनों कहते हैं यार ये तो आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, इसके पास तो बढ़िया जगह है, हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जो बिल्कुल अबेंडन प्लेस है, हमारे पास तो पैसा आएगा नहीं। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर अटैक कर देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को हराएंगे और ये वाला रीजन हम लोग मिला लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक बोलता ना बेटा ना, गलती नहीं करनी ऐसी, पापा के साथ पंगा नहीं, ठीक है, मैं जिस जगह पर हूं वो जगह मेरी, मैं सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं ही आया था यहाँ पे गौरी के साथ अटैक करने के लिए, तुम नहीं आए थे, ठीक है, और मैंने ही सारी मेहनत की है गौरी के साथ मिलकर, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रूल करूंगा, तुम अपनी जगह पर रहो। तो काबुल और कंधार वाले जो रीजन थे वो उनके पास चले जाते हैं, और ये लाहौर और उसके नीचे के पार्ट में क्या करता है, रूल करना शुरू कर देता। और इनिशियली इसकी जो कैपिटल बनती है वो कौन सी बनती है, लाहौर बनती है। क्या बनती है, लाहौर बनती है। कैपिटल भी इसने किसको बनाया, लाहौर को बनाया। अब आप कहोगे सर लाहौर कैपिटल बना दी, वो तो ठीक है, बट आप तो कह रहे हो दिल्ली सल्तनत, तो ये दिल्ली सल्तनत कैसे हुई। इसके टाइम पर भले ही दिल्ली इसके कंट्रोल में थी, सब कुछ दिल्ली में था, बट स्टिल इसने अपनी कैपिटल को लाहौर में रखा था। पर दिल्ली सल्तनत की इसीलिए एक्चुअल जो एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है, एक्चुअल जो शुरुआत मानी जाती है, वो कहाँ से मानी जाती है, इसके बाद इल्तुतमिश से मानी जाती है। कहाँ से, इल्तुतमिश से मानी जाएगी। वेल इसने दो टाइटल लिए, एक का था लाख बख्श, लाख बख्श मतलब कि लाखों का डोनेशन देने वाला, है ना, डोनेट करने वाला। एक था कुरान खां। कुरान खां क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने पूरा का पूरा कुरान याद कर रखा था, इसलिए इसको कहा जाता था कुरान खां। क्या कहा जाता था, कुरान खां कहा जाता था। इसने आर्किटेक्चर भी कुछ डेवलप करवाया। सबसे पहला आर्किटेक्चर जिसे कुव्वतुल इस्लाम कहा जाता था, क्या था, कुव्वतुल इस्लाम। ये क्या है, एक मॉस्क है, मस्जिद है, क्या है, इसे को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये ही थी, इससे पहले भी हमको एक मस्जिद के बारे में पता चलता है जिसका नाम है चिनारमा मस्जिद, जो साउथ इंडिया में थी, केरल में, ठीक है, जो कि इससे भी पहले क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। बट वो जो मॉस्क थी, वो मॉस्क अगर आप देखोगे तो उस मॉस्क को आगे चलकर लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना किया। क्यों मना किया, जो चिनारामा मॉस्क थी उसका जो मॉडल हमको आज के टाइम पर देखने को मिलता है, जो पता चलता है, अगर उसको देखोगे वो काफी हद तक टेम्पल के स्ट्रक्चर पे बनी हुई थी, टेम्पल जैसी बनी हुई थी, टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं मतलब टेम्पल के जैसी बनी हुई थी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम उस चीज को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, उसका डेकोरेशन वो सब भी बिल्कुल वैसे ही था।
ठीक है, तो वो तो आज के टाइम पर एक्सेप्ट नहीं की जाती। और दूसरा उसकी जो डायरेक्शन थी वो थोड़ी सी जैसे आज के टाइम पर एग्जैक्ट जो मक्का की साइड बनाई जाती है मॉस्क, वैसी नहीं बनाई गई थी, वो थोड़ा मक्का से अलग थी पोजीशन उसकी। और ऐसी कई सारी मॉस्क हमको देखने को मिलती हैं कि मैक्सिमम मॉस्क जो थी वो शुरुआत में जो मोहम्मद साहब की डेथ से पहले बनी थी, वो सभी की सभी जो मॉस्क थी वो क्या थी, वो मक्का की साइड नहीं थी, वो उनका डायरेक्शन कुछ और था। तो ऐसा ही सेम इसमें भी था, तो इसलिए उसको ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट इसको एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये पहली ऑफिशियल लेवल पर क्या की गई थी, बनाई हुई मॉस्क थी। बात समझ में आई, हाँ या ना सब लोगों को क्लियर है? फिर दूसरा आता है कौन सा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इट्स अ संस्कृत स्कूल। ये क्या था, संस्कृत स्कूल था, संस्कृत स्कूल था, जिसे तोड़कर क्या किया गया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। अच्छा, यहां पर यह भी ध्यान रखना, ये जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है ये जो बनाई गई थी, तो ये भी कहां पे बनाई गई है, ये जैन एंड हिंदू टेम्पल्स पे बनाई गई है, जैन एंड हिंदू टेम्पल जो थे उनको तोड़कर बनाई गई थी। ठीक है, फिर आता है क्या, तीसरा पार्ट, कुतुब मीनार। कौन सा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जिसे पहले विष्णु स्तंभ के रूप में देखा जाता था, अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर ये अजान देने की जगह थी। नहीं सर, अजान देने की जो जगह होती है वो नॉर्मली हमेशा और हमेशा क्या होता है, जो भी मॉस्क होती है उसके साथ ही जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल उससे अलग नहीं बनाई जाती। दूसरा, ये मॉस्क जो बनी है उसी के बगल में कुतुब मीनार भी है, और दोनों में काफी बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ये चीज तो क्लियर थी, बट इसको भी ये बोला जाता था विष्णु स्तंभ था, जिसको क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, या फिर जिसको तोड़कर उसमें फिनिशिंग देकर नए चेंजेस देकर क्या किया गया, उसको एक कुतुब मीनार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक, अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह, अब यहां पर क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, सेम टाइम ड्यूरेशन में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी जगह पर और कोई भी ऐसा इस्लामिक स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता जैसा कि यहां पर देखने को मिलता है। तो इट मीन शायद मे बी उस समय पर ऐसी बहुत सारी चीजें थी, है ना, उस समय पर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो शायद क्या हुई हैं, काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड क्रिएट करती हैं आज के टाइम पर। जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एएसआई ने कुतुब मीनार के बहुत सारे रीजन्स को क्या किया है, कवर कर रखा है। क्यों किया है कवर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्या बने हुए हैं, स्टेच्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, तो कभी आप लोग जाओगे, ठीक है, महरौली जिसे आज के टाइम पर हम लोग कहते हैं महरौली कॉम्प्लेक्स या कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक्चुअल में सबसे पहले शुरुआती समय में वही जगह थी। जब मैंने कल आपको क्लास में पढ़ाया था तो राय पिथौड़ा का महल हुआ करता था उस जगह पर, तो वो महल आज के टाइम पर अबेंडन है। अब देखो लॉजिकली अगर आप लोग चीज़ों को फाइंड आउट करोगे, थोड़ा सा अगर आप लोग अपना साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करो और चीज़ों को देखोगे, तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। ठीक है, ये एक पूरा का पूरा संस्कृत विद्यालय था। अगर आप इसको देखोगे तो इसके पिलर्स, इसकी छतों में आज भी देवी देवताओं की मूर्तियां और बाकी सारी चीज़ें बनी हुई है अकॉर्डिंग टू हिंदू आर्किटेक्चर जो होता है। फिर आता है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, और बीच में आता है यहाँ पर एक अलाई मीनार वाला रीजन, सॉरी अलाई दरवाजा आता है। क्या है ये है अलाई दरवाजा। क्या है, अलाई दरवाजा। ये क्या है, आपकी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, और ये है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जिस जगह पर है इसी जगह पर आयरन पिलर भी है, सेम जगह पर ही क्या है आपका आयरन पिलर भी है, ध्यान रखना ये चीज। अब कुतुब मीनार, बीच में आते ही आपकी अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा और ये जो मॉस्क बनी हुई है इसके बीच में एक अच्छी खासी गहरी खाई है, एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि नीचे उतरकर फिर आप ऐसे ऊपर चढ़ते हो इसके लिए। तो ऐसा हुआ क्यों, तो ऐसा होने के पीछे रीजन ये क्योंकि बहुत सारे अवशेष चीजें थी जो यहाँ पर नीचे दबी हुई है, जो पता चल रही है, देखकर हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो क्या है अंदर दबी हुई हैं। आप अगर कभी भी इस कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो आप पूछोगे कि यार ये पहाड़ सा कैसे बन गया, यहाँ पर ऐसा टीला कैसे आ रखा है। तो वहाँ पे जो जिनको आर्किटेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है तो वो उनको पता होता है कि कोई भी अगर पुराना स्ट्रक्चर होता है वो अबेंडन हो जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डालकर उसको फिलहाल उसे वैसा का वैसा कवर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है,
ताकि वो स्ट्रक्चर एज इट इज वैसा वैसा जमीन के नीचे सलामत रहे। अदरवाइज अगर निकाल के बाहर किया तो टूट फूट होगी, कुछ ना कुछ उसमें छेड़छाड़ होगी, तो बेटर है कि वो वैसा वैसा वहीं पर रहे। तो बाद में जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे उन जगहों को खोद कर उन्हें साफ किया जाता है, रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर किया है आप लोगों के लिए। फाइनली ये चीज आपको समझ में आ गई, एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, एक कुतुब मीनार और दूसरा अलाउद्दीन का झोपड़ा, ये तीनों इसने ही बनवाए थे। क्लियर है? ठीक है। यस, एज अ हिस्ट्री टीचर मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो चीज़ों को समझने में अलग मज़ा आता है, देखने का नज़रिया अपने आप ही बदल जाता है। फाइनली यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसका नाम था हसन निज़ामी। ही वॉज द राइटर ऑफ ताजुल मिसार। ये बुक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्लेव एम्पायर था, ठीक है, जो स्लेव एम्पायर था जिसे हम लोग कई जगह पर मामलुक वंश भी बोलते हैं, उसके बारे में कंप्लीट हिस्ट्री दी थी। क्या दी थी? कंप्लीट हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का काम किया था। तो ये बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कई बार पूछी जाती है। ताजुल मिसार, हसन निज़ामी। फाइनली इन 1210 ये क्या करता है? चौगान खेल रहा होता है। चौगान क्या होता है? सबको पता है, पोलो, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पोलो। तो पोलो खेलते टाइम ये घोड़े से नीचे गिरता है, इसकी कमर टूट जाती है। कमर टूटना मीन्स जो बैकबोन है, बैकबोन में जो नीचे का पॉइंट होता है, कौन सा? नीचे का जो पॉइंट होता है, नीचे मतलब टेल बोन जो आपकी होती है, हिप के नीचे टेल बोन जो होती है, उस टेल बोन के बल पर ये नीचे गिरता है, टेल बोन टूट जाती है, काफी टाइम तक बिस्तर पे पड़ा रहता है। 7-8 दिन के बाद फाइनली इसकी बेचारे की दर्द के कारण डेथ हो जाती है। तो इसका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? लाहौर में बना हुआ है। ठीक है, आगे चलकर इसका जो बेटा था आराम शाह, वो गद्दी पर आता है, बट आराम शाह की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है, किल्ड बाय इल्तुतमिश। किसके द्वारा हत्या की जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा हत्या की जाती है। फाइनली अब आता है हमारा इल्तुतमिश पावर में। 1211 से लेकर 1236 तक इसका रूल रहा। एक काफी अच्छा खासा लंबा रूल किया। इससे पहले अगर आप लोग देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका जो रूल था वो केवल कितना? केवल बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था। 1206 में आया और 1211 में चला गया। अब इतने कम टाइम तक अगर रूल करेगा तो फिर कैसे वो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल पाएगा, है ना? कोई बड़ा इम्पैक्ट तो डाल नहीं पाया। लाहौर में बैठा रहा, पहले बाहर वालों से लड़ता रहा, फिर लाहौर में बैठा, जब तक चीजें संभालता, राज्य संभालता, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। इसको क्या माना हम लोगों ने? रियल फाउंडर माना। रियल फाउंडर मानने के पीछे रीजन क्या था सबसे बड़ा? तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रियल फाउंडर बोलने के पीछे मेन रीजन क्या है? क्योंकि इसी ने क्या किया था? अपनी कैपिटल को एज अ दिल्ली स्टैब्लिश किया और प्रॉपर एक्सपेंशन करना शुरू किया, अदर टेरिटरी को भी क्या किया? कंट्रोल करना शुरू किया। इसलिए इसको ही क्या माना जाता है? रियल फाउंडर की तरह से देखा गया। क्लियर है बेटा? पता कहां से चलता है? ये सारी जो बुक्स हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं, ये जो चीजें मैंने तुमको बताई, ये सारी चीजें कहां पे लिखी मिलती है हमको? ताजुल मिसार में लिखी हुई मिल जाती हैं। कहां पे? ताजुल मिसार में लिखी हुई मिल जाती है। अगर तुम लोग कभी यहाँ पे जाओगे, इस जगह पर जाओगे, आयरन पिलर कॉम्प्लेक्स में जाओगे, तो इस आयरन पिलर कॉम्प्लेक्स में अगर तुम जाकर देखोगे, जहां जहां चीजें लगी हुई हैं वहां पर तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जैसे कुतुब मीनार के लिए यहाँ पर एक बात कही जाती है कि ये बहुत ज्यादा इंस्पायर था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, तो उनकी याद में बनवाया था। तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कि उनकी याद में इसने क्या किया था? उसका निर्माण करवा दिया। क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ या ना? फाइनली 1211 इल्तुतमिश आराम बख्श को क्या करता है? डिफीट करता है, उसको मारता है, और मारने के बाद क्या करता है? खुद पावर में आकर बैठ जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या थी? इसे स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। स्लेव ऑफ स्लेव, ही आल्सो कॉल्ड एज द स्लेव ऑफ स्लेव। एज वेल एज इसको एक और टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल दिया गया था? सॉरी, टाइटल नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, ही वॉज ऑल्सो अ सन इन लॉ। गुलाम तो था ही था, गुलाम के साथ साथ दामाद भी था। इसी के टाइम पर चंगेज खां का अटैक होता है। एक्चुअल चंगेज खां आया था यहां पर जलालुद्दीन मकबरनी को मारने के लिए। जलालुद्दीन मकबरनी कौन था? अब ये उज्बेकिस्तान के रीजन में करता था रूल। क्या?
उज्बेकिस्तान के रीजन में करता था रूल। अब वहां पर चंगेज खान ने भेजा अपना एक पूरा का पूरा एम्बेसडर्स का ग्रुप बातचीत करने के लिए। भाई देखो, मैं अपने लोगों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, बातचीत करते हैं, एक अच्छी बिजनेस डील को क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। अगर तू और मैं साथ में मिलकर काम करेंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, तेरे लिए भी अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा दोनों के लिए। पर यहाँ पे क्या होता है, जलालुद्दीन मकबरनी के जो सेनापति लोग होते हैं, सिपह सालार होते हैं, वो उसको भड़काते हैं, बोलते हैं किसके चक्कर में पड़ रहे हो यार, तुम कहाँ इतने बड़े राजा कहाँ बैठे हो, और वो छोटा सा राजा वो आकर तुमको बोलेगा ये सब चीज़ें, नहीं, मना कर दो। वो मना पहले बोलता है ठीक है, हाँ बोल देता है, फिर बाद में मना कर देता है। फिर दोबारा एक ग्रुप आता है, इस बार आता है व्यापारियों का ग्रुप। व्यापारियों का ग्रुप आता है, जैसे ही आता है तो वहां पर मकबरनी क्या करता है, उनको बुलाता है, उनसे सारा सामान उनका छीनता है और जितने भी व्यापारी थे उन सबको मार देता है। मारने के बाद अब ये बात पता चलती है चंगेज खां को। चंगेज खां बोलता है यार ऐसा कैसे कर दिया इसने, ये तो गलत है। फिर एक और ग्रुप आता है, चंगेज खां एक और ग्रुप भेजता है, इस बार उस ग्रुप में अपने जासूसों को भी भेजता है कुछ, और बोलता है जाओ जाकर पता करो। वो ग्रुप आता है, वो उनको भी पता चलता है यार हमारे साथ वाले जो बंदे उनको मार दिया राजा ने ले जाकर। वो सारे जासूस आते हैं वापस, चंगेज खां को पता है, चंगेज खां बोलते हैं इस बार व्यापार हम करेंगे। चंगेज खां पूरी की पूरी सेना तैयार करता है, अटैक कर देता है, ब्रूटली अटैक करता है, ब्रूटल तरीके से। जो ऐसा कहा जाता है जिस शहर में वो जाता था उस शहर में मर्द बचते नहीं थे, इतना ब्रूटल था। चंगेज खां जिस रिलीजन को मानता था उस रिलीजन को कहा जाता तैंतरिज्म, जिसका सिंबल था त्रिशूल। जैसे त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में देखा है, बिल्कुल वैसा ही त्रिशूल। और चंगेज खां बौद्धिज्म की बड़ी वो करता था, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट करता था। तो जो तैंतरिज्म जो रिलीजन था वो एक्चुअल में हिंदुइज्म और जैनिज्म का, सॉरी बौद्धिज्म का मिक्सचर था। क्या था, दोनों का मिक्सचर था, जिसको ये फॉलो करता था। आज के टाइम पर तो खैर उस धर्म को मानने का कोई व्यक्ति बचा नहीं, पर चंगेज खां का जो टॉम्ब बनाया गया है, ठीक है, वैसे तो चंगेज खां की बॉडी कहीं मिली नहीं है, पर फिर भी एज अ रिस्पेक्ट उसका एक टॉम्ब बनाया गया है। वो जो मकबरा जिस जगह पर बनाया गया, वो जो टॉम्ब जिस जगह पर बनाया गया एज अ रिस्पेक्ट, उस जगह पर तुम अगर जाकर देखोगे तो वहां पर भी तुमको सेम वही सिंबल मिलेगा त्रिशूल का, ठीक है, सेम वही सिंबल मिलेगा। तो फाइनली मंगोल था, आता है ख्वाजिम के शासक जलालुद्दीन मकबरनी, जो इंडिया आ जाता अपनी जान बचाने के लिए, उसी को पकड़ के क्या करता है, बोलता है कि भाई या तो तुझे बचा सकता हूँ या अपना राज्य बचा सकता हूँ, तो अपना राज्य बचा लेता हूँ, तुझे दे देता हूँ, किसको, चंगेज खां को। तो सिंधु नदी के किनारे ये दोनों मिलते हैं, जलालुद्दीन मकबरनी को उठाकर इल्तुतमिश दे देता है, किसको, चंगेज खां को, क्योंकि उसे ही पता था कि ये जो चंगेज खां ये कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। इसी के बाद इसको एहसास होता है कि यार ये बहुत बड़ा क्या है, रिस्क है लाहौर में अपनी राजधानी रखना, क्योंकि कोई भी आदमी आएगा सीधे सिंधु नदी क्रॉस करके हमारे सर पे आकर बैठ सकता है, इट्स बेटर कि राजधानी चेंज करके दिल्ली लेकर जाएंगे। तो फाइनली ये राजधानी दिल्ली लेकर आता है, और यहीं पर कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो इसने क्या करवाया था, कंप्लीट करवाया था। क्या करवाया था, कंप्लीट करवाया था। आगे चलकर अजमेर शरीफ की जो दरगाह थी वो भी इसने बनवाई थी, कल मैंने आपको बताया भी था, मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह थी ये, ठीक है। फाइनली इसने ग्रुप एस्टेब्लिश किया जिस ग्रुप का नाम था तुर्काने चहलगानी। क्या नाम था, तुर्काने चहलगानी। ये जो तुर्काने चहलगानी ग्रुप था इसमें 40 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे। ये मोस्ट पावरफुल मिलिट्री लीडर्स कौन है, जैसे आज के टाइम पर हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, बिल्कुल वैसे ही उस समय पर भी ये क्या थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे जिनको अलग अलग पावर या रीजन्स दिए जाते थे कि तुम क्या करोगे, लीड करोगे, ताकि पूरा का पूरा बर्डन राजा के ऊपर ना आए, पूरा का पूरा बर्डन राजा के ऊपर ना है। इसलिए इसी टाइम पर फर्स्ट अरेबिक कॉइन आता, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में। कौन सा, प्योरेस्ट अरेबिक कॉइन, कैसा प्योरेस्ट है, ध्यान रखना। एक आता है कौन सा, टंका, जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर कॉइन, और एक आता है जीतल, जिसे कहते हैं हम लोग कॉपर कॉइन। कौन सा, टंका और जीतल। यहां तक बात समझ में आई सबको, हाँ या ना, क्लियर है। इसी के साथ ये क्या करता है, एक सिस्टम लेकर आता है जिसका नाम था एकता प्रणाली। क्या नाम है, एकता प्रणाली। अब एकता है क्या, एकता लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका था, किसके लिए था, किसके लिए था, लैंड रेवेन्यू के लिए था। अब ये जो लैंड रेवेन्यू है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहां पर होता क्या था,
जो भी लैंड होता था ना उसको कहा जाता था इक्ता। क्या कहा जाता था? क्या कहा जाएगा? इक्ता। और इसको लीड करने वाला जो व्यक्ति होता था, ठीक है, उसे कहा जाता था इख्तेदार। क्या कहा जाता था? इख्तेदार। और ये जो इख्तेदार होता था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, ये जो इख्तेदार होता था ये क्या करता था? इस पूरे के पूरे रीजन को कंट्रोल करता था। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस रेवेन्यू को क्या करता था? राजा को पहुंचाने का काम करता था। तो ये क्या था? एक पूरा का पूरा तरीका था। और ये जो सिस्टम था इनिशियली शुरुआत में नॉन हेरिडिक सिस्टम था, मतलब कि यहाँ पे किसी परिवार का कंट्रोल नहीं होता था। ये अकॉर्डिंग टू देयर वर्क या अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन ये इख्तियारी दी जाती थी जगह जगह पर। ठीक है, फाइनली मिनाज उस तिराज जिन्होंने तबाकात नासरी एक बुक लिखी थी, उसको इसने क्या किया था? संरक्षण दिया था। और ये बुक क्या है? दिल्ली सल्तनत के ऊपर लिखी गई थी। किसके ऊपर? दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई है। दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई क्या? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। फाइनली ये नॉमिनेट करता अपनी बेटी को कि भाई मेरी बेटी अब क्या करेगी? रूल करेगी मेरी डेथ के बाद। तो 1236 में बीमार पड़ जाता है, एज इसकी काफ़ी हो चुकी थी। तो फाइनली ये अपनी बेटी को सामने रखता है, पर लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते नहीं। और कई लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं किसको? रुकनुद्दीन फिरोज को। रुकनुद्दीन फिरोज इसका बेटा था। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो माँ थी वो एक्चुअल में रूल करी थी, रूल बाय मदर। और इसकी मदर जो थी वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी, इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि वो सोचती नहीं थी कि किसने क्या गलती की है। किसी ने चोरी कर ली, फांसी दे दो। किसी ने कुछ बोल दिया, फांसी दे दो। हर किसी को फांसी दे दो। इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी। तो लोग इससे बड़ा ज़्यादा परेशान थे। रुकनुद्दीन फिरोज हमेशा नशे में रहता था। जनता ने बोला यार ऐसा कैसा राजा है जो जब देखो नशे में पड़ा रहता है, हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। तो दिल्ली की जनता ने खुद क्या किया? रजिया को यहाँ पर एज अ एम्परर चुना, है ना। बाय दिल्ली पीपल्स। ध्यान रखना, दिल्ली की जनता के द्वारा। फाइनली आती है अब रजिया सुल्तान। कौन आती है? रजिया सुल्तान। सीबीएसई कंप्लीटली मुगल एम्पायर को हटाने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग शिकार रह जाते हो किसका? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। क्योंकि अधूरी जानकारी दी गई है। इसलिए दी गई अधूरी जानकारी क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही बताया गया जितना जरूरी है। सोचो, क्लास 6 से जब आप पढ़ना शुरू करते हो, क्लास 6 से लेकर 7, 7 से लेकर 8, 8 उसके बाद 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस तक आप जब भी पढ़ना शुरू करते हो आपको सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल लगातार हर क्लास में मुगल हिस्ट्री और ये सब देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने बोला यार जब आपके पास क्लास 6 से लेकर 12 तक का टाइम है तो क्या जरूरत है कि हर क्लास में मुगल एम्पायर को पढ़ाना, है ना। तो ये कैसे जरूरी है कि भाई हर क्लास में सिलेबस क्या करो? अलग करो, अपग्रेड कर दो। तो अगर आपने मान लो क्लास 6 में कुछ और सिलेबस दिया है तो उसका कुछ आगे का वर्जन 7th में रख दो, उससे कुछ आगे का वर्जन 8th में रख दो, उससे कुछ आगे का वर्जन 9th में रख दो, उससे आगे का वर्जन 10th में रख दो, है ना। तो इस तरीके से रखो। सेम चीज को आप हर क्लास में क्यों रिपीट कर रहे हो, है ना, हर क्लास में क्यों रिपीट कर रहे हो? ये है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव और वही गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने क्लास 7th और 8th की बुक से हटाया है। अगर तुम देखोगे क्या कंप्लीटली हमेशा के लिए सीबीएसई बोर्ड से हटाया? नहीं हटाया भाई। ये जो बेवकूफ़ी है, ये जो गलतियां हैं, ये जानबूझ के यूट्यूब वाले जो है ना लोग करवाते तुम लोगों से कि बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो कैसे चलेगा, बच्चों को पता कैसे चलेगा, क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि उनको बारे में बता। अरे बेवकूफ़ों, वो सिर्फ और सिर्फ केवल कुछ क्लासेस से हटाया गया है, हर क्लास में से नहीं हटाया गया है। जहाँ पे पढ़ाना है वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे बताना है वहाँ पे बताया जाएगा, जिस क्लास में ज़रूरी है उस क्लास में दिया जाएगा।
हर क्लास में देना जरूरी नहीं है भाई, सेम चीज रिपीट करोगे। सोचो, आपने साइंस में जो चीज पढ़ी थी क्लास 6th में, 7th में उससे आगे का पढ़ा होगा ना कुछ, 8th में उससे आगे का पढ़ा होगा, 9th में उससे आगे का पढ़ा होगा, 10th में उससे आगे का पढ़ा होगा। अगर सेम वही एयर वाटर मेटल जैसा तुम्हें क्लास 6 में पढ़ाए गए थे, वही सेम चीज अगर तुम्हें हर क्लास में पढ़ाई जाती, क्या आज के टाइम पर तुम इस काबिल बन पाते? कोई बीटेक कर पाता? कोई बीएससी कर पाता? तुम में से नहीं कर पाता। हमारा माइंड सेट लॉजिकली नहीं चलता, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ठीक है। कुछ यूट्यूब पर लोग डाल देते हैं, कोई तो यूट्यूब पर कई न्यूज़ चैनल के नाम से लोग फेमस हैं, न्यूज़ चैनल के नाम पर वो ये सब उल्टी सीधी बातें बता रहे, मनगढ़ंत बातें, पूरी बात बताते ही नहीं है। फाइनली रजिया के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। इस बेचारी के साथ केवल एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो कि इतिहासकारों ने खुद लिखा है। अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे यहां पर पीछे, मिनहाज उस सिराज, ये बंदा रजिया के बारे में क्या लिखता है पता है? ये बंदा रजिया के बारे में क्या लिखता है? ये बंदा रजिया के बारे में लिखता है कि इस महिला की केवल दो सबसे बड़ी गलतियां थी। इसकी दो सबसे बड़ी गलतियां थी। पहला, ये एक मुस्लिम महिला थी। पहला, ये एक मुस्लिम महिला थी। दूसरा, पढ़ी लिखी विद्वान शासिका थी। क्या पढ़ी लिखी विद्वान शासिका थी? भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एजुकेटेड थी। दूसरा, मुस्लिम। और यही रीजन है कि आप यहां पर तो देख रहे हो, इसके बाद आपको कभी भी कोई रजिया देखने को नहीं मिलती पूरे इतिहास में, कहीं पर भी कोई रजिया देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलकर हमको मिलती है कौन? बेगम हजरत महल। अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में कभी बताता नहीं, ना ही कोई पढ़ाता है, और ना ही कहीं इतिहास में हमको मिलता है, ठीक है। तो ये ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, है ना। ये हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यार हमें ये सब पता क्यों नहीं चलता, जबकि पता होना चाहिए, हमें बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले हमको मिलता है क्या? टर्किश नोबेलिटी के बारे में पता चलता है कि भाई इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो क्या था? वो टर्किश लोगों का जो ग्रुप है नोबेलिटी की, भाई ऊंचे पदों पर सिर्फ और सिर्फ टर्किश लोग बैठेंगे, वो एक सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरा, तुर्कानी चहलगानी जो 40 लोगों का ग्रुप था वो था। तीसरा, उलेमाज। और चौथे थे राजपूत। अनफॉर्चुनेटली राजपूतों तक ये पहुंच ही नहीं पाती। राजपूतों तक तब पहुंचती जब ये लोग इसके साथ होते। ये लोग हमेशा और हमेशा इसको क्या करते रहे? पीछे खींचते रहे, ठीक है। राजपूतों के साथ कभी इसका आमना सामना हो ही नहीं पाया, है ना। लोग कहते हैं राजपूत इसके लिए एक चुनौती थे, बिल्कुल थे, पर तब जब कभी आमने सामने लड़ाई होती है, आमने सामने कुछ होता, इन लोगों ने कभी बेचारी को काम ही नहीं करने दिया। अब ये क्या करती थी? जैसे ही इसको शासिका बनाया गया, तो शासक बनते ही इसने सबसे पहले क्या? महिलाओं की तरह ना रहकर पुरुषों की तरह रहना शुरू किया। पुरुषों के जैसे कपड़े पहने, बालों को बांधा, पगड़ी पहनी, और दरबार में बैठ के काम करना शुरू किया। हाथी और घोड़े पर चलना शुरू किया। लोगों ने बोला यार एक महिला होकर ऐसे कैसे कर सकती है, हमारे अगेंस्ट में कैसे जा सकती है, हमने तुझे सपोर्ट किया, तू आज के टाइम पर ऐसे है, तो ऐसे कैसे कर लेगी तू हमारे अगेंस्ट में। जब ये सब बातें होने लगी तो फाइनली इसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है? कॉन्स्पिरेसी की जाती है। क्या की जाती है? कॉन्स्पिरेसी की जाती है। यही जो टर्किश नोबल लोग थे और 4 तुर्कानी चहलगानी के लोग थे, यही लोग यहाँ पे क्या करते हैं? क्या करते हैं यहाँ पे? इसके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करते हैं। सबसे पहले एक का नाम था क्या? अतीगीन, और एक का नाम था मलिक अल्तूनिया। अल्तूनिया भटिंडा का शासक था, और ये इक्तेदार था कहाँ का? लाहौर का। ये दोनों, और इसके अलावा एक पर्सन इसका गवर्नर कौन? कबीर खान, जो कि लाहौर का और मुल्तान का क्या था? गवर्नर था। ये 3 लोग मिलते हैं और ये अपनी सेना बनाते हैं, बोलते हैं कि रजिया को पकड़ के मार देंगे। उस युद्ध में होता यह है कि ये अल्तगीन मारा जाता है। मलिक अल्तूनिया क्या करता है? यहाँ पे रजिया को कैद कर लेता है। क्या करता है? अरेस्ट करता है। अरेस्ट द रजिया। और ऐसा कहा जाता है ये सब मिले हुए थे किसके साथ? इसका एक छोटा भाई था बहराम शाह, उसके साथ। बट होता यह है कि जैसे यहाँ पे रजिया अरेस्ट की जाती है, और रजिया का यहाँ पर एक स्लेव था, इसका एक स्लेव था, वो भी ध्यान रखना, इसके स्लेव का नाम क्या था? याकूत।
क्या नाम है? याकूत। याकूत जो था उसको एक उपाधि दी गई थी, उसको कहते थे हम लोग अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर क्या होता है? क्या बोलते हैं यार उसको? उसको क्या बोलते हैं यार, वो जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? अस्तबल। अस्तबल को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ, क्या बोलेंगे यार इसको? अस्तबल को क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। क्या था अस्तबल? जो जो भी है देख लेना, अस्तबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो फाइनली इसे बनाया गया अमीर आखुर। फाइनली होता क्या है, जब ये हार जाती है, याकूत मारा जाता है, ठीक है, इसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये मर जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो रजिया अब यहाँ पे सोचती है कि यार दिल्ली तो गया, दिल्ली पर ऑलरेडी क्या, अच्छा स्टेबल, पक्का स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है स्टेबल, चलो। देखो क्वेश्चन सही है तुम्हारा, बट हॉर्स यार्ड, हाँ ठीक है, हॉर्स यार्ड लिख लो। हॉर्स बर्न स्टेबल, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो रीजन है, रीजन है। आप इसको यार थोड़ा डीपली अगर तुम समझोगे तो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी लोग आए इंडिया में, चाहे वो शाक आए हों, चाहे वो पहलव आए हों, चाहे कुषाण आए हों, ठीक है, जितने भी लोग बाहर से आए इंडिया में, उन्होंने कभी भी इंडिया में अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को क्या नहीं किया, इम्पोज नहीं किया। उन्होंने हमेशा और हमेशा क्या किया है, जिस भी जगह वो गए वहाँ की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। जैसे हुणाज थे, हुणाज एक अलग उससे आए थे, बट जब वो इंडिया में स्टेब्लिश हुए तो उन्होंने इंडियन रिलीजन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जहाँ आप रह रहे हो तो वहाँ की जनता के कल्चर को, कस्टम्स को, उनके रिलीजन को क्या करना होता है, आपको फॉलो करना होता है। क्योंकि राजा तो सिंगल है, बट जनता तो लाखों में, करोड़ों में, जनता तो लाखों और करोड़ों में, तो फिर ऐसा कैसे? तो इसलिए यहाँ पर जब आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी राजा बाहर से आए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। दूसरा, उनके मोरल वैल्यूज जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई थे, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो पुरुषों को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, उनके मोरल वैल्यूज बहुत हाई थे, ठीक है। उनके लिए वॉर का मतलब वॉर होता था, उसके बाद बाकी सब चीज़ें राज्य और जनता होते थे। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट था। जब इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ, तो ऑलरेडी अगर आप लोग नोटिस करोगे, जिस जगह से इस्लाम आ रहा था वहां पर ऑलरेडी कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं थी, ना ही कोई काम होता था। तो वहां पर दो ही चीजें होती थी, एक होता था ट्रेड, एक क्या होता था, ट्रेड, व्यापार होता था। और दूसरा क्या होता था, वहां पे व्यापार जो हो रहा था उसको लूटना, उसको क्या करना, लूटना, क्योंकि वो ही एक रास्ता था आने और जाने का। तो पहला काम व्यापार का और दूसरा काम व्यापार में, उस व्यापार में व्यापारियों को, लोगों को लूटने का काम होता था। अब उस लूट में सबसे बड़ी चीज क्या थी, कि लूट किस चीज़ की होगी, तो जब तक हीरे जवाहरात सोना मिलेगा तो मिलेगा, अगर इनकेस वो नहीं मिला, खाने पीने का सामान मिला तो खा पी कर ख़त्म हो गया, तब बाकी क्या बचा, बाकी बचा इंसान। तो इंसानों में किसको लूट किया जाएगा, तो महिलाओं को। तो महिलाओं की स्थिति इसलिए अगर आप लोग देखोगे तो जितना भी ये मिडिल ईस्ट वाला पार्ट था, वहाँ पर क्या होती चलेगी, ख़राब होती चलेगी। मेडिवल इंडिया के टाइम पीरियड पे तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, और जैसे जैसे ये कंडीशन आती गई वैसे वैसे क्या होता रहा, ये चीज़ें बाकी जगह पर पहुंची गई। जैसे जैसे इस्लामिक इन्वेजन दूसरे देशों में पहुंचा, वहां पर भी सेम ये चीज़ होती रही। और यही रीज़न है कि एंशियंट हिस्ट्री में जहाँ पर महिलाएं इतनी फ्री हैं, जहाँ पर महिलाएं एजुकेशन का पार्ट हैं, गुरुकुल में जा रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं पर जैसे ही एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडिवल हिस्ट्री आती है, तो महिलाओं की स्थिति सडनली एकदम ड्रास्टिकली नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, एकदम ड्रास्टिकली नीचे गिरती है। जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में हर गांव में, हर जगह पर गुरुकुल्स हैं, टेम्पल्स हैं, सब कुछ है,
अब वहां पर ये चीज क्या होती है, एकदम बिल्कुल उलटती चली जा रही है ना, उलटती चली जा रही है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है सब कुछ चीजें। एंड अंग्रेजों के टाइम तक जाते जाते तो ये कंडीशन और वर्स्ट होती है और अंग्रेज इस चीज को और ज्यादा बिगाड़ते हैं, ठीक है, और बहुत चालाकी के साथ बिगाड़ते हैं। तो ये खैर पूरी की पूरी कंडीशन थी, यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। अब रजिया के दिमाग में ये आता है कि मेरा भाई तो ऑलरेडी दिल्ली पर क्या कर रहा है, अटैक करके बैठा है, वो तो ऑलरेडी उस रीजन को क्या कर रहा है, जीत के बैठा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये यहाँ पे अल्तुनिया को देती है ऑफर, अल्तुनिया को क्या ऑफर देती है कि हम दोनों कर लेते हैं शादी, है ना, एंड मैरी विद अल्तुनिया। अल्तुनिया के साथ करती है क्या, शादी। जैसी अल्तुनिया के साथ शादी करती है, डिसाइड करते हैं कि दोनों के दोनों आएंगे दिल्ली में। अब जैसे ये दिल्ली में आते हैं, मिलिट्री कैंपेन करने की कोशिश करते हैं, बीच में एक जगह थी जिस जगह का नाम था कैथल। कौन सी जगह थी, कैथल। वहां पे इन दोनों को क्या कर दिया था, मार दिया था। तो कबीर खान, ठीक है, पटना का अल्तुनिया दिल्ली में आए, तो यहाँ पे कुछ ये तो खैर पुरानी बात है। अब ये दोनों शादी करके क्या आ रहे हैं, कैथल आते हैं। कैथल में क्या कर दिया जाता है, बहराम शाह। यंगर ब्रदर, किल द बूथ। क्या करता है, दोनों को ही मार देता है। कहां पर, कैथल में। दोनों की हत्या कर दी। अब पावर में कौन आ गया, बैरम खां आ गया। बैरम खां रूल करता है, उसके बाद छोटे मोटे और सारे रूलर आते हैं, बट वो हमारे लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, क्लियर। देखो डेमोक्रेसी, मैं ना यहाँ पर एक बड़ा, बहुत बार मैंने ये एग्जांपल दिया और पता नहीं कितने लोगों को दिया है, ठीक है, कई सारे लोगों को एग्जांपल दिया है और हजारों बार एग्जांपल दिया है, ठीक है, और कई बार सेम एग्जांपल मैंने पता नहीं कितनी बार तुम लोगों को दिया है। डेमोक्रेसी एक झूठ है, एक ऐसा झूठ है, एक ऐसा मीठा झूठ है जो हम लोग बड़े प्यार से खाते हैं, प्यार से पीते हैं। एक ऐसा झूठ है। आप कहोगे सर क्यों, बहुत सारे लोग तुम्हें डेमोक्रेसी के नाम पर सफाई देते हुए मिल जाएंगे। इवन मैं खुद भी कई बार डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक ठीक है लोगों के हिसाब से। बट डेमोक्रेसी में पावर सिर्फ उसी के पास है, उसी के पास है, यहाँ पे किसी एक सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, उसी के पास है जिसकी इकोनॉमी के पास ताकत ज़्यादा है। ताकत कैसे आएगी, वो आएगी पैसे से। किससे आएगी, पैसे से, है ना, पैसे से आएगी। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। तुम में से कई ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी जो भी इंडिया में हुआ उसमें से कुछ लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट को लेकर बोल रहे होंगे। इवन तुम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलते होंगे सर हाँ, कुछ हद तक इंडिया में डिक्टेटरशिप भी है। मैं जब अभी पॉलिटी तुमको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये टॉपिक शायद फिर से आएगा, तब फिर मैं ये चीज़ बोलूंगा तुम्हारे सामने। देखो, इंडिया डेमोक्रेसी का गार्डन है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, इंडिया डेमोक्रेसी का गार्डन है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर तुम कहते हो कि सर इंडिया को हमेशा कमजोर देश के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, आप इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ ही क्यों कंपेयर कर रहे हो, आप इंडिया को कंपेयर करना है तो बांग्लादेश के साथ क्यों करना है, सर इंडिया को कंपेयर करना है तो और किसी देश के साथ क्यों करना है, आपको इंडिया को कंपेयर करना है तो चाइना से करो। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें चाइना इतना ही ज़्यादा पसंद है तो चाइना में जिस तरीके का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हम इंडिया में ले आते हैं। एग्री हो उसके लिए, बोलते नहीं क्यों, क्योंकि चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं। तो चाइना में क्या है, वहाँ पे है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। भाई जब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो तुम इंडिया के लिए कैसे उसको कंपेयर कर सकते हो, क्या मतलब बनता है, नहीं बन सकता, कोई मतलब नहीं बनता। भाई बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब है, चाइना और इंडिया बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट है,
बिल्कुल डिफरेंट है। आप हमें उनके साथ कंपेयर कर भी नहीं सकते। वहां पर कंप्लीट पावर गवर्नमेंट के हाथ में, और इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी सुप्रीम पावर है कि गवर्नमेंट के लिए तुम हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई जमीन हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, हर एक चीज एक रिसोर्स है। तो वो अपने रिसोर्स को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेगी। इसीलिए चाइना में कंपनियां, फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती हैं। हर व्यक्ति का, हर एक पर्सन की 8 घंटे की शिफ्ट है, काम कर और जा, फिर अगला बंदा आकर खड़ा हो जाएगा। और ये फिक्स है, आप कितनी ही कोशिश कर लो। ठीक है, चाइना इतना डेवलप हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट ने किया, उनको पता था हमें क्या करना है। हम इंडिया में कितना भी करना चाहे देश के लिए, कितना ही अच्छे काम करना चाहे गवर्नमेंट, नहीं कर सकती। क्यों? हम धरना दे देंगे फार्मर्स लॉ के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, है ना, रोहिंग्यास के नाम पर। जब लोग इंडिया में दंगा कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तो बताओ क्या हो सकता है। जबकि आज के टाइम पर हमको ये चीज़ इम्पैक्टफुली नज़र आ रही है कि इलीगल बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्याज इंडिया में कितने सारे हैं, और उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर। इवन सोचो इलेक्शन तक में दे आर पार्टिसिपेटिंग। तो डेमोक्रेसी कहाँ रही आपकी? डेमोक्रेसी आपके पास है क्या? नहीं है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां से आए हैं, जो इलीगली बांग्लादेशी रोहिंग्याज आए हैं, उनके हाथ में ना। तो डेमोक्रेसी कई बार खतरा बन जाती है। और ये करवाया किसने? पैसा देकर करवा कौन रहा है? पैसा देकर वही आदमी करवा रहा है जिसके हाथ में पावर है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी थी ना, कंप्लीट डेमोक्रेसी थी, पर बांग्लादेश में सडनली अचानक से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या हो गया? सब कुछ डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? अमेरिका ने करवाया। क्यों? अमेरिका के पास भी तो डेमोक्रेसी है, अमेरिका के पास डेमोक्रेसी है ना, बट अमेरिका ने करवा दिया। पर आप अमेरिका में नहीं करवा पाते कुछ भी। और एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक चीज बहुत खास बता रहा हूं, तुम्हें शायद किसी ने भी इस चीज के ऊपर नोटिस नहीं किया होगा। 2024 में जब इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस समय पर यूएस का एक एम्बेसडर है जो इंडिया में आया हुआ था। अब एज अ डिफेंस एस्पिरेंट्स तुम लोगों को इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डीप रूट जाकर समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स कितना मेजर इंपैक्ट डाल रही है तुम्हारे ऊपर। अमेरिका का एक पर्सन है, एक एम्बेसडर है, वो जिस भी देश में जाएगा वो देश कोलैप्स करने वाला है, उस देश की इकोनॉमिक कोलैप्स करने वाली है, उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स करने वाला है, उस देश का कस्टम कल्चर सब कोलैप्स करने वाला है। ये चीज ध्यान रखना। एंड द पर्सन नेम इज डोनाल्ड लू। तुम इस पर्सन का हिस्ट्री सर्च कर लेना। ये जिस भी देश में एज अ एम्बेसडर गया है, उस देश को आने वाले कुछ महीनों में, सालों में बर्बाद होते हुए तुम देखोगे। यही पर्सन था जो बांग्लादेश में बैठा हुआ था बांग्लादेश के कोलैप्स होने से पहले। यही पर्सन था जो नेपाल में था। ठीक है, ये पर्सन जिस भी देश में गया उस देश को बर्बाद किया इस देश ने, इस व्यक्ति ने। और यही पर्सन इंडिया में भी आया था जब इंडिया में इलेक्शंस का टाइम था 2024 में। तो डेमोक्रेसी सुनने में, देखने में आपको अच्छी लग रही है, बट काफी हद तक ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन जाती है। आज के टाइम पर नेपाल में डेमोक्रेसी, नेपाल क्यों सडनली बोल रहा है भैया माफ करो, बहुत देख ली डेमोक्रेसी, अब नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर नेपाल पूरी की पूरी दुनिया के, पूरी की पूरी दुनिया के स्पाई जितने हैं, जासूसी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। आज के टाइम पर पाकिस्तान में रहकर आप किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करना बहुत खतरनाक है। पता है, सबसे ज्यादा खतरनाक नेपाल है आज के टाइम पर, सबसे ज्यादा खतरनाक का नेपाल है। क्योंकि वहां पे हर आदमी, हर दूसरा आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो डीप रूटेड आज के टाइम पर हमको पता चलता है कि इंडिया में आने वाले मैक्सिमम जो वो हैं पाकिस्तानी हैं, वो डायरेक्ट नहीं आ रहे, वो वहां से जाते हैं नेपाल, नेपाल से आते हैं फिर इंडिया। ये रूट बना लिया आज के टाइम पर इन्होंने। तो डेमोक्रेसी वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा, मतलब मुझे भी लगता है आज के टाइम पर कि डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी यार, कि जो देश के लोगों को एकजुट ही नहीं कर पा रही, एक साथ नहीं खड़ा कर पा रही। अब हम लोग बोल देंगे सर नहीं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं और बाकी चीजें हो सकती हैं, कहने के लिए आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, बट स्टिल मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किस तरीके के होंगे। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
एक छोटा सा वर्ड है, तुम लोग सब एग्री करोगे सर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सब लोगों ने सुना होगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हर बार इंडिया क्या होता है, हारता है। कैसे हारता है पता है? कैसे हारता है? अभी एट प्रेजेंट पहलगाम वाले इंसिडेंट का ही बता रहा हूं। पाकिस्तान ने बहुत इजीली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने आप को जिता दिया, और हम लोगों ने हेल्प की पाकिस्तान की। वी आर द पीपल, जिन लोगों ने, हम लोगों ने हेल्प की। पहलगाम के अटैक के टाइम पर बहुत सारे वीडियोस बने यूट्यूब पर। उन यूट्यूब के वीडियोस में ये चीज़ डिफाइन करने की कोशिश की कि ये अटैक इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को एग्जैक्टली वैसा का वैसा उठा के रख दिया सबके सामने कि हाँ भाई पाकिस्तान में ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया इंडियन गवर्नमेंट ने किया जानबूझ के। कौन बोल रहा है? ये तो इंडिया के लोग बोल रहे हैं। ये देखो यूट्यूब पर इन लोगों ने वीडियो डाले हैं। शर्मनाक बात है। हम इंडियंस ये अपने देश को पीछे खींच रहे हैं। जब इतना सब कुछ हुआ तो हम ही इंडियंस थे जिसमें से कुछ लोग बोलते थे सर डी एक्सक्लेट हो जाना चाहिए, वॉर खत्म होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? आपके देश के लोग मारे गए हैं, आपका देश इतना पावरफुल, आप डर क्यों रहे हो? कई लोग कह रहे हैं क्या होगा, उससे खून खराबा होगा, पाकिस्तान के लोगों को मारकर क्या मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई? हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट इतनी कॉन्स्पिरेसी होती है। इसमें खास तौर से फिल्म स्टार्स भी आप देख सकते हो। बट आज के टाइम पर बिल्कुल जैसे ही डी एक्सक्लेट कर दिया तो सबने क्या बोलना शुरू, गवर्नमेंट हार मान गई, गवर्नमेंट पाकिस्तान से डर गई, पाकिस्तान ने हमारा इतना नुकसान किया, पाकिस्तान ने हमारा राफेल गिरा दिया। हम ही इंडियंस हैं जो गवर्नमेंट से बोल रहे हैं सबूत दिखाओ। हम इंडियंस गवर्नमेंट से बोल रहे हैं सबूत दिखाओ। कितनी शर्म की बात है। पाकिस्तान अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पूरी तरह से जीता, उसने हम लोगों का ही यूज किया। हमारी गवर्नमेंट ने भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नाम पर एक चीज की, और बहुत अच्छे से की। गवर्नमेंट ने बोला कि इंडियन नेवी अटैक ऑन अ कराची पोर्ट। अब वो अटैक की खबर इतनी ज्यादा वायरल हुई, हम ही इंडियंस से इतने बेवकूफ थे, हमने बोला एक काम करते हैं इसका फैक्ट चेक करते हैं। अबे फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है भाई। कभी कभी दुश्मन को परेशान करने के लिए ये काम करने पड़ते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आगे पहुंचानी पड़ती है। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक है ये, कि हम कई बार क्या हो जाता है, पीछे हट जाते हैं इन सब चीजों से। फाइनली अभी फिलहाल ध्यान रखो, इन चीजों के बारे में फिर से डिटेल में कभी बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो बलबन, क्योंकि अगर तुम जियो पॉलिटिक्स पर बात करोगे, इन सब पर बात करोगे, तो मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत अथाह सागर है, और मैं बताता चला जाऊंगा, चीजें खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके बारे में फिर कभी डिटेल में बैठ के आराम से बात करेंगे किसी दिन। टेलीग्राम पर रखेंगे अपना लाइव, ठीक है, और टेलीग्राम पर डिस्कशन करेंगे सारा का सारा। ठीक है, टेलीग्राम पर करेंगे पूरा डिस्कशन। चलो फाइनली बलबन के बारे में बात करते हैं। बलबन जब पावर में आता है, तो बलबन भी एक्चुअल में क्या था, एक स्लेव ही था। बलबन भी क्या है, एक यहाँ पर स्लेव है ना। बलबन भी स्लेव है। अब बलबन जब इंडिया मतलब यहाँ पे आता है रूल करने के लिए, तो भाई इसका अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल था कि ये ऑलरेडी तुर्काने चहलगानी ग्रुप को देख चुका था। ये ऑलरेडी ये चीज फेस कर चुका था कि तुर्काने चहलगानी ग्रुप किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से क्या कर रहा है, हमें पीछे खींचने का काम कर रहा है ना। तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, तुर्काने चहलगानी को ही क्या कर दें, यहां पर खत्म कर दें। किसको खत्म कर दें? तुर्काने चहलगानी को खत्म कर दें। तुर्काने चहलगानी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर बढ़ाने के लिए सबसे पहले लोगों को अपने सामने झुकाओ। तो व्हाट ही डिसाइडेड, सिजदा एंड पाबूस। सिजदा मीन्स किसी के सामने सर झुकाना, और पाबोस मतलब दंडवत प्रणाम करना, लेट के पूरा प्रणाम करना। तो फाइनली इसने ये चीज शुरू की कि लोगों को आना पड़ेगा और मेरे पैर चूमने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात, कई सारे उलेमाजों ने क्या किया, इसका अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि खुदा के अलावा और किसी के सामने आप नहीं झुक सकते। इसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं आखिर खुदा कौन है। ये अपनी तलवार निकालता है, उलेमा के गले पे रखता है और बोलता है बताओ किसके सामने पहले झुकना जरूरी है, मेरे सामने या खुदा के सामने। तो उलेमा बोलता है मेरे लिए तो आप ही खुदा हो, अगर मैं ही तुम्हारा खुदा हूं तो झुको। और उलेमा उस समय पर क्या करते हैं, चुपचाप इसके सामने गर्दन झुका देते हैं। तो जिसके हाथ में ताकत है वो ही क्या है, खुदा बन जाता है। तो वो सेम चीज यहां पर है। इसने भी क्या किया, सिजदा एंड पाबोस का सिस्टम यहां पर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया कि तुमको मेरे सामने ही सबसे पहले झुकना पड़ेगा। अपनी सुप्रीमेसी को लेकर आया। और ये तो छोड़ो, अभी देखते जाओ आगे।
नौरोज सिस्टम लेकर आता है। नौरोज लेकर आता है किसके लिए? ताकि अपनी एरिया में मार्केट को डेवलप किया जा सके। तो ये क्या है? 9 डेज का फेस्टिवल है। क्या है? 9 डेज का एक फेस्ट है, पूरा का पूरा मेला लगता था, ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके, व्यापारियों को बेनिफिट हो सके, ये सब करता था। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आता है, सारी पावर अपने हाथ में। खुद को शैडो ऑफ गॉड कहता है ना? शैडो ऑफ गॉड तो ये एक टाइटल लेता है जिसका नाम था जिल्ले इलाही। कौन सा टाइटल है? जिल्ले इलाही, है ना? क्या किया इसने? जिल्ले इलाही नाम का टाइटल भी लिया। खास साथ में सुल्तान की जो पावर थी उसको क्या माना? एब्सोल्यूट पावर माना, कि जो मैंने कह दिया वो ही होगा। तुर्कानी चहलगानी जो ग्रुप था उसको कंप्लीटली क्या करता है? खत्म करता है। और खत्म कैसे करता है? ऐसा नहीं कि हाँ आज से ये ग्रुप खत्म, नहीं ना, आज से ग्रुप खत्म नहीं, जितने भी लोग हैं सबकी हत्या करता है। सबको मार देता है। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डेवलप करता है, बट किससे करेगा? मंगोल से करेगा। मंगोल क्या है? पावरफुल है, चंगेज खां के रूल के लोग हैं, तो ताकतवर के साथ क्या करना पड़ता है? दोस्ती रखनी पड़ती है। साथ ही साथ ये क्या करता है? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लेकर आता है, खून का बदला खून, सीधा सिंपल सा हिसाब। ये दीवाने अर्ज एक सिस्टम लेकर आता है जो कि एक डिपार्टमेंट बनता है किसका? मिलिट्री का। किसका? मिलिट्री का। इसी मिलिट्री डिपार्टमेंट को इसका बेटा क्या करता है? रूल करता है। इसका बेटा जिसका नाम था शाहरुख, वो बेचारा इसी दीवाने अर्ज के साथ क्या कर रहा था? काम कर रहा था, इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करने का काम करता है, और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फाइनली इसकी डेथ के बाद इसका पेट में एक पोता था जिसका नाम था कैकुबात, वो आता है, एंड इसके बाद आता है कैखुर्स। कौन आता है? कैखुर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्या है? मामलुक डायनेस्टी। यहाँ पे थट्टा से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर वेस्ट बंगाल तक। अगर मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आती है इंडस रिवर और यहाँ पे आती है गंगा रिवर। तो इन रिवर्स के किनारे का सारा रीजन क्या था? इनके कंट्रोल में था। बाकी इस तरफ पूरा राजपूत एरिया था, यहाँ पर भी पूरे राजपूत थे, एंड नीचे की तरफ साउदर्न स्टेट्स जो थे वो अपने इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे। फिर आता है खिलजी एम्पायर। खिलजी एम्पायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे इसकी फाउंडेशन रखी थी बाय किलिंग द कैखुर्स। उसकी हत्या करने के बाद खुद क्या किया था? पावर में आया था। खुद क्या किया था? पावर में आया था। क्लियर है? क्लियर है? क्या करता है? पावर में आता है। जलालुद्दीन खिलजी, साथ में इसका जो सन इन लॉ था, कई जगह पर कहा जाता है इसका नेफ्यू था, तो नेफ्यू तो था ही था, साथ ही साथ सन इन लॉ भी था, इसका दामाद भी था। तो ये क्या करता है? ये इसकी हेल्प से बाकी के रीजन्स को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है? बाकी के रीजन्स को भी कंट्रोल करता है। तो खिलजी डायनेस्टी का एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। एक काफी गुडविल पर्सन था, और इतना गुडविल था कि इसने लगभग लगभग सभी रिलीजन्स के लिए एक जैसी कंडीशंस को रखा। इसने सभी को एक जैसी क्या की? कंडीशंस दी कि भाई हम सभी के सभी सेम उसमें रहेंगे। इसने हिंदू रिलीजन्स के लोगों को भी सेम क्या किया? बराबर सहयोग किया। ठीक है। इसी के टाइम पर क्या होता है? ये बिलास बिशल को जीतता है, ये साथ ही साथ देवगिरी वाले रीजन के ऊपर अटैक होता है। देवगिरी के रीजन पर अटैक कौन करता है? ये करता है अलाउद्दीन। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अटैक करता है, और अटैक करके क्या करता है? वहां के राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र यादव। क्या नाम था? उनको क्या करता है? डिफीट करता है। क्या करता है? डिफीट करता है। और डिफीट करने के बाद क्या करता है? इस पूरे के पूरे देवगिरी के रीजन को क्या करता है? ब्रूटली लूटता है, बहुत ज्यादा लूटपाट करता है। एंड रामचंद्र यादव की एक बेटी थी, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है अभी, उनकी बेटी को भी क्या करता है? ये अपने साथ ले जाता है। और देवगिरी में जितना भी खजाना लूटा था उसके लिए
सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी कहता है जब मैंने तुम्हें बोला नहीं अटैक करने के लिए, तुमने अटैक किया क्यों? बोलता है मैंने तो इसलिए अटैक किया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे बहुत सारा खजाना है और मैं चाहता हूँ आप आ जाओ और आकर ये खजाना ले जाओ। जलालुद्दीन खिलजी कहता है सही है भाई, चल ठीक है, ये भी तूने अच्छा किया, खजाने की कमी वैसे भी रहती है, अच्छा है, ले लेते हैं आकर। जलालुद्दीन खिलजी आता है इसके पास, जैसे ही इसके पास पहुंचता है वहां पर ये धोखे से क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, इसकी हत्या कर देता है। क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। तो किल्ड बाय अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के द्वारा ही क्या की जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर आता अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विवाह तो ऑलरेडी जलालुद्दीन की बेटी से कर रखा है जिसका नाम था नूरजहां। फिर आगे चलकर देवल देवी, पक्का यही नाम था देवल देवी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, देवी करके समथिंग, देवी करके समथिंग नाम था, बट मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, अब खैर जो भी है। तो अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है पद्मावत, तो पद्मावत अगर तुमने मूवी देखी है तो उस मूवी में भी तुम लोग जो देखोगे, मूवी की शुरुआत में एक फीमेल है जो पानी के बीच में ऐसे जंजीरों से बंधी खड़ी हुई है और ये उस फीमेल के ऊपर क्या कर रहा है? मोती फेंक रहा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्या कर रहा है? मोती फेंक रहा है उठा उठाकर। तो वो जो फीमेल है वो एक्चुअल में राजा रामचंद्र यादव की बेटी है। कौन है? रामचंद्र यादव की बेटी है। ठीक है, कौन है? रामचंद्र यादव की बेटी है। तो ये जो अब कंडीशन यहां पर क्या है, इसकी बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहली चीज तो ये चाहता था सुप्रीम पावर, कि जो भी कुछ हो सब मेरे हाथ में हो। तो इसने खुद को क्या कहना शुरू किया? राजाओं का राजा बोलना शुरू किया। ये किंगशिप लेकर आता कि भाई मैं ही सबसे महान हूं, सर्वोच्च हूं। तो ये खुद को एक टाइटल भी देता, सिकंदर ए सानी। क्या कहता है? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी मतलब दुनिया का दूसरा सिकंदर। दूसरा, ये खुद भी एक टाइटल लेता है, अगेन वही वाला टाइटल जो आपने पीछे देखा था, कौन सा? जिले इलाही, ताकि दुनिया मेरे सामने भी क्या कर हो, झुके। ये वापस से क्या करता है? बलबन वाली पॉलिसीज लेकर आता है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क क्रिएट करता है। इस स्पाई नेटवर्क को कहा जाता था, डिपार्टमेंट को कहा जाता था मुनहिस। क्या नाम था? मुनहिस या फिर बरीद। क्या? बरीद कहा जाता था। बलबन की जैसी ये पॉलिसी लेकर आया, पॉलिसी तो लेकर आया, साथ ही साथ इसने किया क्या? ही किल्ड ऑल द मेंबर्स, रॉयल मेंबर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। जितने भी इससे पहले के मेंबर्स थे दिल्ली सल्तनत में, चाहे वो स्लेव एम्पायर के हों, चाहे वो बलबन के एम्पायर के हों, चाहे वो जलालुद्दीन के परिवार के हों, सबको मार देता है ना। किल ऑल द रॉयल मेंबर्स, जितने भी रॉयल मेंबर्स थे सबको पकड़ के मार देता है कि जब कोई रॉयल मेंबर बचेगा ही नहीं तो मेरे अगेंस्ट कोई बोल नहीं पाएगा, कोई कुछ कह नहीं पाएगा, तो सबको पकड़ के मार दो। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चार सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किए अपने राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए? सबसे पहला, जितने भी नोबल पर्सन थे, अमीर थे, रिच पर्सन थे, इन सब से सारा पैसा छीन लो। इनके पास पैसा नहीं बचेगा तो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, पैसा नहीं होगा तो कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएंगे। एक इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप करो जो इन्हीं लोगों पर क्या करेगा? नजर रखेगा। जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेरे दरबार में बैठे हैं, इंपॉर्टेंट है, अमीर है, इन सब के ऊपर नजर रखो। इन सब के ऊपर क्या करो? नजर रखो। दूसरी चीज, पब्लिक में कहीं पर भी ड्रग्स एंड अल्कोहल बैन। पब्लिक में बैन है पर राज्य में चलेगा, मेरे लिए चलेगा। हर चीज जो भी होगी जिससे भी इंजॉयमेंट हो सकता है वो सिर्फ मेरे लिए, दुनिया के लिए, बाकियों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं। किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग, फेस्टिवल्स आप नहीं बना सकते विदाउट माय परमिशन, और मैं परमिशन तभी दूंगा जब वहां पर मैं रहूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो इसने क्या किया? कंप्लीट कंट्रोल स्टेब्लिश किया।
अब कंट्रोल तो स्टेब्लिश किया, बस साथ साथ कर क्या रहा था ये जितना भी नॉर्थ इंडिया का रीजन था उस पूरे रीजन पे क्या करता, अटैक्स शुरू करता है अपने पूरे नॉर्थ इंडिया के रीजन में। सबसे बड़ी चीज क्या थी इसके टाइम पीरियड पे, सबसे बड़ी दुर्गति देखने को मिलती है महिलाओं के प्रति, क्योंकि जिसके ऊपर भी इसने अटैक किया वहां पर महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। अब यहां पर हमको देखने को मिलती है एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं जौहर, इसे आप लोग सती सिस्टम कहते हो, वही चीज जौहर है, वही चीज जौहर है। हर महिला अकेले अकेले सती होगी, समय लगेगा, कोई पकड़ी गई, कोई कैसे हुआ, पति की लाश मिलेगी तभी सती होगी, वरना कैसे सती होगी। तो महिलाओं ने क्या किया, सामूहिक रूप से जौहर करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया, सामूहिक रूप से जौहर करना शुरू किया। अब सोचो इंडिया में सती और जौहर सिस्टम के आने के पीछे मेन कारण क्या था, और सती और जौहर ही क्यों किया लोगों ने सती और जौहर ही क्यों किया, महिलाओं ने सती और जौहर ही क्यों पसंद किया। महिलाएं चाहती तो चाकू से एक दूसरे को मार सकती थी, खुद को मार सकती थी, जहर पी सकती थी, महल की दीवारों के ऊपर से नीचे कूद सकती थी, बहुत कुछ था। पर महिलाओं ने सिर्फ और सिर्फ सती होना, जौहर करना ही क्यों जरूरी समझा, रीजन क्या था। फाइनली इसी के दरबार में अमीर खुसरो भी था जिसने खैजन उल फुतुहात लिखी थी, और इस बुक में अलाउद्दीन के बारे में कंप्लीट बात की गई है, कंप्लीट बात की गई है। अमीर खुसरो वही अमीर खुसरो हमारे वाले, ठीक है, वही खुसरो हैं जिनके नाम से अभी जश्न खुसरो बनाया जा रहा है, अब से हर साल जश्न खुसरो होगा, वही खुसरो जिन्होंने सितार और तबले का इन्वेंशन किया था, वही खुसरो है ना। चलो बिल्कुल वही तोता है हिंद। फाइनली सबसे पहले 1296 के बाद, तो 1296 तो आपको पता चली गया, रामचंद्र यादव वाला इंसिडेंट। फिर आता है यहां पर सबसे पहले गुजरात, गुजरात में राय कर्ण बाघेल या राजा कर्ण, इनकी वाइफ थी जिनका नाम था कमला दे। कमला दे का मतलब यहां पर देवी से है, ध्यान रखना, है ना। राजस्थान और गुजरात में अगर आप जाओगे तो वहां पे देवी को दे बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। यहां पे उलुंग खां और नुसरत खां अटैक करते हैं इसके बिहाफ पर, ठीक है, क्या इसके बिहाफ पर। एंड यहीं पर ये लोग क्या करते हैं, बाय द मलिक काफूर, जिसे क्या कहा गया, 1000 दिनारी कहा गया। क्या कहा गया, 1000 दिनारी भी कहा गया। कमला दे और इनकी एक बेटी थी, इन्होंने सब, इनको पता था, ये ऑलरेडी देख चुके थे कि किस तरीके का इम्पैक्ट ये डालता है, क्या कर रहा है ये महिलाओं के साथ। तो पहले ही कर्ण बाघेल क्या करते हैं, अपनी बेटी को अपने राज्य से हटा देते हैं कि बेटा तुम कहीं और जाओ, क्योंकि ये अगर अटैक करेगा तो ये तुमको तो नहीं छोड़ेगा। अब जब इनका अटैक होता है तो वहां पे राजा कर्ण बाघेल की बेटी तो मिलती नहीं है, तो ये लोग करते क्या है, कमला दे जौहर करने वाली थी, जौहर करने से पहले ही ये क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। सोचो कमला दे की उम्र क्या रही होगी, ऑलरेडी अगर उनकी बेटी है तो कमला दे की जो उम्र होगी वो काफी होगी। कमला दे को जबरदस्ती क्या करवाया जाता है, दिल्ली भेज दिया जाता है, और कमला दे के साथ अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है जबरदस्ती, ठीक है। और यहाँ पे कर्ण बाघेल की मृत्यु हो जाती है युद्ध में लड़ते रहते। फिर आता है रणथंभौर, राणा हमीरदेव, ये वाली बैटल राणा हमीरदेव जीत जाते हैं, पर इनकी महिलाएं जो थी सारी सारी वो जौहर कर चुकी थी, तो बाद में ये भी क्या करते हैं, बलि दे देते हैं अपनी, मतलब एक तरह से अपना सर काट देते हैं, ठीक है। आज भी जाओगे तो वहां पे रणथंभौर में तो इनका महल बना हुआ है, इनकी समाधि बनी है, वो सब रीजन बने हुए हैं, ठीक। यहाँ पर भी उलुंग खान नुसरत खां जाता है, नुसरत खां यहाँ पे मारा जाता है, आगे चलकर यहाँ पे खुद अलाउद्दीन खिलजी आता है,
जब पता चलता नुसरत खान मर गया। बहुत ब्रूटल मौत मारा था यहाँ पे राजा हमीर देवी ने। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तब तक उस समय तक सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पहली बार हमको जौहर देखने को मिलता है। फिर आती है चित्तौड़ की कहानी। चित्तौड़, राणा रतन सिंह, जिन्हें रावल रतन सिंह भी कहा जाता था, ये रावल रतन सिंह एक्चुअल में किसके वंश से आते थे? बप्पा रावल के वंश से ही आते थे। ठीक है। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे रतन सिंह के बारे में बात करते हैं तो यहां पर मिलती है हमको कौन? रानी पद्मावती जी, जिन्हें कई जगह पर रानी पद्मिनी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है। अब जब यहाँ पे रानी पद्मावती जी बोलती हैं तो यहां पर होता क्या है? यहां पर होता ये कि इसका अटैक राजा रतन सिंह के लिए था भी नहीं। इसका अटैक सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के लिए था तो वो रानी पद्मावती के लिए था। अटैक करता है। अटैक में सब लोगों ने कहानी सुनी होगी। बाद में हजारों महिलाओं ने एक साथ मिलकर क्या किया था? जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। अब रही बात जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जौहर ही क्यों करती थी महिलाएं, कुछ और भी तो कर सकती थी, जौहर ही क्यों किया? सोचो, ये जो लड़ाई थी ये इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी, इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि जो महिलाएं जौहर तक पहुंची, जो नहीं पहुंच पाई उन्होंने भी क्या कर लिया? अपने घरों में आग लगा दी। ठीक है। उन्होंने अपने घर में आग लगा ली और अपने घर के अंदर ही जौहर कर लिया। उस समय पर चित्तौड़ का बच्चा बच्चा युद्ध के मैदान में शामिल था। तुम शायद सोच के हैरान रह जाओगे कि ये जो मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड है, इस मेडिवल पीरियड के टाइम पीरियड में जो राजपूत लोग हुआ करते थे, जो क्षत्रिय शासक हुआ करते थे, उनमें पुरुषों की जो एक एवरेज एज होती थी वो मात्र 18 साल थी। एक एवरेज एज 18 साल थी। इतने युद्ध लड़े थे क्षत्रियों ने और राजपूतों ने। समझे? हम आज के टाइम पर भले ही मूवीज जब बनाते हैं तो उसमें राजपूतों को, ठाकुरों को, इन सबको नशा करते हुए दिखाएंगे। ठीक है। महिलाओं का शोषण करते हुए दिखाते हैं। जबकि सोचो, महिलाओं की रक्षा के लिए इन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं कि लिटरली वंश चलाने वाला कोई नहीं बचता था। इतनी बड़ी बात है। और एक लाइन कही जाती थी, ये महोबा जो यूपी के लोग हैं उन्होंने बहुत सुना होगा, आला उधल के साथ जोड़ी जाती है इन लाइनों को। कहा जाता था 12 वर्ष कुकर जीवे 1600 जिए सियार, छत्री 18 वर्ष जीवे तहा ऊपर जीवे धिक्कार। ये लाइन का मतलब ये है कि 12 वर्ष जो कुत्ता होता है वो जीता है, 18 वर्ष 16 साल सियार जीता है और 18 साल एक क्षत्रिय का जीवन होता है। और अगर कोई क्षत्रिय 18 वर्ष से ज्यादा जी रहा है तो इसका मतलब उसके जीवन पर धिक्कार है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको कहीं ना कहीं नजर आती हैं, सुनने को मिलती हैं। फाइनली फिर आता है यहाँ पर 1305 मालवा। यहाँ पे राय महालक देव और मालवा के रीजन पर भी ये क्या करता? फाइनली कैप्चर कर लेता। और इस तरीके से नॉर्थ इंडिया का कंप्लीट पार्ट क्या होता है? इसके पास से जाता है। अब बारी आती है किसकी? मलिक काफूर की। मलिक काफूर जो कि इसके बहुत ज्यादा पसंद था। ये क्या था? एक ट्रांस था। क्या था? एक ट्रांस व्यक्ति था। ठीक है। जिसके साथ इसके संबंध भी बनते हैं आगे चलकर। इर्तागुरल गाजी, इर्तागुरल नाम है। क्या नाम है? मतलब पता नहीं मुझे नाम, या तो शायद थोड़ा लिखने में तुमने गलती कर दी या फिर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इर्तुगुराल गाजी, पता नहीं भाई कौन था, मुझे भी नहीं पता। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब यहां पे पावर आती है किसके पास? मलिक काफूर। मलिक काफूर की हेल्प से ये क्या करता है? साउथ इंडिया की तरफ अटैक करना शुरू करता है। किस तरफ अटैक करना शुरू करता है? साउथ इंडिया की तरफ। ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, अब साउथ में आते हैं बाय द हेल्प ऑफ मलिक काफूर। मलिक काफूर की हेल्प से क्या करता है? ये साउथ इंडिया को जीतता है। किसको जीतता है? साउथ इंडिया को जीतता है। किसको जीतता है?
साउथ इंडिया को जीतता है। क्लियर है? अच्छा, ऑटोमन एम्पायर, लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ अर्तुगरुल गाजी, उसकी बात कर रहे हो आप? ऑटोमन एम्पायर का मोस्ट क्या बोलते हैं उसे, क्या वर्ड है वो, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। अच्छा यार, वो एक्चुअली इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट नहीं है ना, इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं समझा मैंने। ठीक है, पहले जब जरूरत पड़ी थी तब पड़ी थी, बट अब जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? इंडिया में ही एक से बढ़कर एक महान से महान शासक है, तो उनके बारे में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे लिए वही ज़रूरी है। फाइनली अब यहाँ पर मलिक काफूर के जो तरीका था वो कैसा था, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसे एक टाइटल दिया गया था। ठीक है, टाइटल वो तो आपको पता ही चल गया। मेन है इसका पद, इसे बोला जाता नायब ए मलिक, नायब ए मलिक मतलब सेना का प्रधान, सेनापति। ठीक है, ये पहले जाता है देवगिरी, देवगिरी से वारंगल, वारंगल से फाइनली साउथ इंडिया तक जाता है। ठीक है, अब सबसे मजेदार बात क्या है कि जब मलिक काफूर जा रहा है तो मलिक काफूर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, अटैक सिर्फ उस पर कर रहा है जो एक्चुअल में लड़ रहा है। जो नहीं लड़ना चाह रहा उसको डायरेक्टली समझा रहा है, भाई देख हम अटैक करेंगे तो या तो तू हारेगा या हम हारेंगे। ठीक है, या तो तू हारेगा या हम हारेंगे। हम हार गए तो एक अलग बात है, आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी खुद आएगा तेरे ऊपर अटैक करने के लिए। बट अगर तू हार गया तो हम क्या करेंगे, तू जानता है अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। तो ज़्यादातर रोजाओं ने बोला भाई ठीक है हम तेरे साथ संधि कर लेते हैं, वो बेटर है, एटलीस्ट हमें नुकसान ना हो और तुझे भी नुकसान ना हो। तो कई लोगों ने यहाँ पे संधि की। यहाँ पे आते हैं इकोनॉमिकल रिफॉर्म। इकोनॉमिकल रिफॉर्म जब ये चित्तौड़ को जीतता है तो उसके बाद इसने ये सारे सारे क्या इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को लागू किया था। सबसे पहले ये दाग सिस्टम लेकर आता है जो कि घोड़ों पे लगाया गया था, और एक लेकर आता है चेहरा सिस्टम। क्या लेकर आता है? चेहरा सिस्टम। सोचो इसके टाइम पीरियड पे इतना ज्यादा करप्शन था कि लोग अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताते थे। कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देता था, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता था, बहुत ज्यादा ये लोग क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, क्या करते थे, बहुत ज्यादा शोषण करते थे। फाइनली इसीलिए इसने क्या किया, दाग सिस्टम लगाया ताकि लोग क्या ना करें, इसके शाही घोड़े ना चुरा लें। इसीलिए इसने चेहरा सिस्टम बनाया ताकि शाही लोगों के बारे में पता चल सके कि कौन व्यक्ति किस पद पर है, कितनी सैलरी दी जा रही है, ये सब पता चल सके, है ना। फाइनली अलाउद्दीन आल्सो ऑर्डर टू मीजर आ लैंड, जिसके लिए इसने क्या किया था, एक बिस्वा सिस्टम लेकर आया था। कौन सा? बिस्वा। बिस्वा एक क्या था, सिस्टम था जिससे कि लैंड रीजन को मेजर किया जाता था और उसके हिसाब से टैक्स इंपोज किया जाता था। फाइनली ये एक डिपार्टमेंट भी डेवलप करता है जिसका नाम था मुक्त खराज, जिसका काम क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्शन का। जितना भी पैसा आ रहा है रेवेन्यू को लेकर, उसको कलेक्शन का क्या होता था, काम होता था। कौन सा डिपार्टमेंट है? मुक्त खराज। अब यहाँ पे वर्ड जो है खराज, इसी से ध्यान रखना, खराज क्या है, टैक्स को लेकर बोला जाता है। साथ ही साथ इसने कॉस्ट फिक्स करने की कोशिश की सभी कम्युनिटीज की, कि जहां पर भी जो भी चीज मिल रही है वहां पर लोगों के पास क्या हो, सेम कॉस्ट पर चीजें अवेलेबल हो। अगर यहाँ पर 100 की है तो हर जगह पर 100 की बिके, यहाँ पर 50 की तो हर जगह पर 50 की, ये चीज। साथ ही साथ इसने मार्केट सिस्टम को क्या किया, और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की। एक डिपार्टमेंट डेवलप किया जिसका नाम क्या था, सराय अदल। क्या नाम था? सराय अदल। एग्जैक्टली जैसे आज के टाइम पर आईडी कार्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पर भी था, बिल्कुल वैसे ही। बस उस टाइम पर फोटो नहीं होते थे, फोटो की जगह पर क्या किया जाता था, इंफॉर्मेशन लिखी होती थी उस पर्सन के बारे में, वो आदमी दिखता कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, ये सारी चीजें लिखी होती थी। बात समझ में आई यहाँ पे, हाँ या ना?
क्लियर है? साथ ही साथ एक और डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम क्या था, शहनाई मंडी। एक और डिपार्टमेंट है, कौन सा, इसी से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, फॉर मार्केट। क्या है, शहना ए मंडी। ध्यान रखना कौन सा डिपार्टमेंट है, शहनाई मंडी। कौन सा डिपार्टमेंट है, शहनाई मंडी, जो कि मार्केट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, मार्केट से रिलेटेड था। इसके अलावा इसने 2 टैक्सेस और इंपोज किए। पहला कौन सा था, पहला था घरी और दूसरा था कौन सा, चरी। एक कौन सा है, घरी और दूसरा है चरी। अब आपको घरी और चरी क्या है, घरी हाउस टैक्स है, कौन सा, हाउस टैक्स। और दूसरा कौन सा है, चरी। चरी कौन, सॉरी, चरी कौन सा है, क्या बोलते हैं, वो जहाँ पे एनिमल्स चारा चरते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चारागाह। जहाँ पे एनिमल्स खाना खाते हैं, चारा चरते हैं, जो जिस लैंड रीजन में जाकर चारा चरते हैं, क्या बोलते हैं यार, उसे नाम याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, देख लेना। आर्किटेक्चर वर्क के बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसने अलाई फोर्ट बनवाया था दिल्ली में, सबसे इंपॉर्टेंट अलाई फोर्ट। कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है वो बनवाया था, जिसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलाई दरवाजा, अभी आप लोगों ने पीछे देखा था, ठीक है। दूसरा, इसने 1000 शुतूर महल बनवाया था, 1000 पिलर्स का एक महल बनवाया था, ठीक है। ये सब का सब महरौली के आसपास के रीजन में था, जो आज के टाइम पर डिस्ट्रॉयड कंडीशन में है ना। दूसरी चीज, इसी के टाइम पीरियड पे अमीर खुसरो हमको देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो के बारे में आपको पता ही है, सारी की सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ, यहां पर एक और चीज है जो नहीं लिखी है, वो है अलाई मीनार। क्या नाम है, अलाई मीनार। जैसे कुतुब मीनार था, वैसे ये भी चाहता था कि ये अलाई मीनार बनवाए। क्या, अलाई मीनार बनवाए, बट अलाई मीनार ये बनवा नहीं पाता। क्यों, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ऐसे खड़ा कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके पास वो टेक्नोलॉजी, वो नॉलेज भी नहीं थी कि कैसे खड़ा किया जाएगा। फाइनली इसी के दरबार में अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो के बारे में अगर बात करें तो ये वो पर्सन है जिसे तोताए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोताए हिंद कहा जाता है। ये वो पर्सन है जिसने कवाली इंट्रोड्यूस की। ये वो पर्सन है जिसने सितार इंट्रोड्यूस किया। ये वो पर्सन है जिसने तबला इंट्रोड्यूस किया। क्या, तबला बनाया, कवाली, ये सब। अब अमीर खुसरो ही वो पर्सन था जो फॉलोवर था, किसका, किसका फॉलोवर है, निजामुद्दीन औलैया का। किसका फॉलोवर है, निजामुद्दीन औलैया का फॉलोवर है। फाइनली श्री फोर्ट अल दरवाजा, हाँ श्री फोर्ट भी लिख सकते हो यहां पर, आप ऐड करने के लिए श्री फोर्ट भी लिख सकते हो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट कितनी लिखोगे, जो इंपॉर्टेंट है वो काफी है। फाइनली इसके बाद आता है कौन, शहाबुद्दीन उमर। एंड फाइनली लास्ट में आता है कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। शहाबुद्दीन उमर ये केवल और केवल मात्र 6 माह का था, सॉरी 6 ईयर्स का था। और ये एक्चुअल में रूल करता है किसके लिए, मलिक काफूर के लिए।
तो एक्चुअल रूल तो मलिक काफूर का था। मलिक काफूर इसके बाद 50 दिन के लिए क्या होता है, गद्दी पर आकर बैठता है। पहले तो ये पावर में आता है, बोलता है मैं शहाबुद्दीन उमर के लिए रूल करूंगा, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को क्या करता है, जेल में डाल देता है। अब जैसी ये सब चीजें होती हैं तो यहाँ पे जो 6 साल का है शहाबुद्दीन उमर, इसको एक जहर देकर मार देता है। जैसे ही इसको मारता है उसके बाद क्या करता है, खुद सुल्तान बन जाता है और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है जाकर इसको भी मार दो। पर जब इसके पास सैनिक पहुंचते तो ये भी क्या था, काफी हद तक अपने फादर की और मलिक काफूर की हरकतों को देखता था, थोड़ा बहुत इंस्पायर भी था। तो ये सैनिकों को अपने जाल में रिझाता है, मनाता है, एंड फाइनली उसके बाद ये क्या करता है, उनको बोलता है कि एक काम करो, तुम जाकर क्या करो, मेरे लिए मलिक काफूर को मार दो। अगर तुमने मलिक काफूर को मार दिया मैं तुम्हें क्या करूंगा, बहुत सारा खजाना दूंगा। सैनिक तैयार हो जाते हैं, चारों सैनिक वापस आते हैं मलिक काफूर के पास, बोलते हैं कि हमने मार दिया है। अब जैसे ही सैनिक बोलते हैं मलिक काफूर रिलैक्स हो जाता है, अरे बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ही ऐसा होता है तुरंत क्या करता है, सैनिक उसको मार देते हैं, और मारने के बाद क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। ये 4 ईयर्स तक क्या करता है, रूल करता है, 4 साल ये रूल करता है। अब इसका जो 4 साल का रूल है ये बड़ा अजीबो गरीब है, ठीक है। ये लास्ट रूलर माना गया, इसे खुद इसके कमांडर ने मारा, नहीं सॉरी यार यहाँ पे गलत लिखा है, खुसरो मलिक ने मारा था। यहाँ पे किसने मारा था, खुसरो के द्वारा मारा गया था। खुसरो एक व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता था कि ये पहला ऐसा शासक था जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम था, ठीक है। अलाउद्दीन का एक ऐसा बेटा है जो कि हिंदू महिला से पैदा हुआ था और हिंदू धर्म को फॉलो करता था। गद्दी पर बैठने के लिए इसने क्या किया था, इस्लाम को स्वीकार किया था। जब ये गद्दी पर बैठता है तो केवल 6 महीने के लिए बैठ पाता है। सबसे मजेदार बात क्या होती है कि ये एक टाइटल लेता है जिसे कहते थे खलीफा, खुद को क्या कहता है, खलीफा कहता है। साथ ही साथ खलीफा तो कहता ही है, ये नग्न अवस्था में अपने दरबार में पहुंचता था, महिलाओं के साथ दरबार में बैठ के अटखेलियां किया करता था, ये सारी हरकतें करता था ये। फाइनली खलीफा का टाइटल लेता है एंड बाद में इसको मारा जाता है खुसरो के द्वारा। खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कन्वर्टेड सन था। एंड इसकी हत्या कौन करता है, गाजी मलिक करेगा। कौन करेगा, गाजी मलिक करेगा। हाँ आज यहीं तक रखेंगे बेटा, आज यहीं तक रखेंगे, क्लियर है, बात समझ में आई। यस तो फाइनली इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे, कल चलेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद की कहानी कल की क्लास में। तो फिलहाल आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।